यस, हम मुनाफिक हैं। 4% ऑफ जीडीपी 75 साल तक खर्च किया आर्मी के ऊपर, जो कि दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है आफ्टर इसराइल। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेवलपमेंट स्टेज को खाता गया। एक खर्चा हो रहा था तो इंस्टीट्यूशन नहीं बनता जा रहा था, तो वो इंस्टीट्यूशन इतना ऑर्गेनाइज और स्ट्रांग हो गया कि उसने पॉलिटिकल फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लिया। पुलवामा में किया था ना हमने, कुछ जाके मार दिया था कुछ, ठीक है, इंडिया ने बंद कर दी ट्रेड। अब सवाल ये है फैसल, क्या हम इसी तरह $1 बिलियन के लिए मारे फिरते रहेंगे? अभी मुझे बड़ी पसंद आई नवाज शरीफ साहब की बात कि $600 बिलियन पे इंडिया बैठा है, हम $1 बिलियन के लिए मारे फिर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अभी भी अकल नहीं आई। हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पाकिस्तान मिलिट्रली कश्मीर को ले सकता है, और लेना भी नहीं चाहिए। वो जो इंडिया सर कहता है कि हम सो कॉल्ड पीओके कहते हैं, हम वो ले लेंगे, वो सही कहता है? इंडिया के पास 85% क्रूड ऑयल आज भी इंपोर्टेड आ रहा है, और उसको चाहिए क्रूड ऑयल थ्रू पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान से गुजर सकती है। हम पागल हैं अगर हम इस ट्रांजिट नहीं देंगे तो। और ये ट्रांजिट 5-6 साल में मैं इसको देख रहा हूँ, कहनी नहीं चाहिए, हो सकता है कि ये बात भी डिस्कस हुई हो। अच्छा, अभी जो आर्मी चीफ साहब जी, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, अगर पाइपलाइन जाती है, तिजारत होती है, तो अच्छी बात है। आप तो दुश्मन करते हो। नहीं सर, दुश्मन खेल रहे हो ना तुम तो। आर्मी चीफ साहब सऊदी अरब का दौरा किया उन्होंने, क्या कोई अच्छी खबर आ रही? हमारी किस्मत का फैसला वॉशिंगटन में होता है, उनका जो सब ऑफिस है वो रियाज में है। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है, उनको कहा गया होगा कि आप हाथ रखें तो तबकी दें। अमेरिकन ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान मजीद इकोनॉमिकली वीक हो, पॉलिटिकली भले होता रहे। पॉलिटिकल अहमियत ही कोई नहीं। जो कुछ भी 2024 के इलेक्शन में हुआ है, इसने पाकिस्तानी अवाम का एतमाद बैलेट पेपर से खत्म कर दिया है। हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमहूरियत आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। इस पॉडकास्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है ना, वो किस तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मिलिटरली यानी सेना की मदद लेकर के पाकिस्तान कभी भी जम्मू एंड कश्मीर को भारत से नहीं ले सकता। इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया इस पूरे पॉडकास्ट में। उसके अलावा उनकी डेमोक्रेसी जो है ना, वो किस तरीके से सफ़र कर रही है, उस पर भी उन्होंने बातचीत करी है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है, जिसमें वो लोग इस बात की चर्चा करते हुए मिलेंगे कि हमने यानी पाकिस्तान ने जो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था मिलिट्री पर, बस उस और अंधा जो सपोर्ट दिया था सेना को, इस सपोर्ट ने और इस पैसे ने पूरे पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको निपटा के चला दिया है। तो हम सब लोग पहले पूरा पॉडकास्ट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी हिस्ट्री में भी काफ़ी दिलचस्पी है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि सर पिछले 500 साल जो गुजरे हैं, इसमें मुसलमानों ने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल क्यों नहीं? बड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे जितने बड़े बड़े नाम आए मगरिब से आए, तो हर चीज वक्त से आई। तो हमारे पीछे रह जाने की क्या वजह है? 500 साल का अगर हम ज्यादा लें, देखिए टाइम कम है, जरा शॉर्ट में बताइए। देखिए, बात ये है कि जो जितनी भी तरक्की आपको नजर आ रही है आज, जितनी भी तरक्की आपको नजर आ रही है आज, जो भी चीज आपको नजर आती है आज जो आपके इस्तेमाल में है, ये 500 साल की इजाद है। 500 साल भी ज्यादा कर रहा हूं मैं, उसको 300 साल लगा लें, बल्कि मैं इसको और आसान कर देता हूं। जिस वक्त जंग आज़ादी हुई थी 1857 में, दिल्ली इंडिया के साथ हमारी 1857 में, उस वक्त दिल्ली में हमारे घर लंदन के घरों से बेहतर थे। तो 1857 से लेकर 2024 तक वो बिल्कुल ज़मीन आसमान से इधर से इधर हो गए और हम इधर से इधर हो गए, और ये सारे मुसलमान कंट्री का हुआ। ये इसलिए हुआ कि मुसलमान कंट्रीज के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज ने एक सेग्रीगेशन कर दी कि तुम्हारा काम मजहब और मजहब की एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन है, और उसको बिल्कुल आसान कर देता हूं, इस्लाम और साइंस। इस्लाम और साइंस, इस्लाम और साइंस का लफ्ज ही गलत है। इस्लाम इज साइंस। इस्लाम और साइंस या इस्लाम इज साइंस। जब आपने कहा कि ये इल्म है और ये मगरबी इल्म है, तो आपने पिछले सर सैयद अहमद खान तो बताए ना, तो उस टाइम जो एक पूरा 200 साल था, 200 साल में हमने ये फैसला किया कि कोई चीज भी हम ऐसी नहीं करेंगे जिसमें हमारी इनोवेशन हो।
अच्छा, इनोवेशन हो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और आखिरी बात, देखिए आपकी जितनी मजहबी किताबें हैं, आपके जितने मजहबी फ़िक़े हैं, मजहबी उसूल हैं, ये सारे एक पर्टिकुलर टाइम में आके फ्रीज हो गए हैं और आपने आकर इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद कर दिया है। आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। जब आप इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद करेंगे तो क्या साइंटिफिक सोच मजहब में हो सकती है? क्या सॉरी माशरे में हो सकती है? जब आपने इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद कर दिया तो क्या, अच्छा अब इसकी वजह क्या है? जो हमारी सबसे बड़ी एम्पायर थी ऑटोमन, उस्मानी एम्पायर थी ना, तो अभी खत्म हुई है ना। ऑटोमन एम्पायर ने क्या कहा? ऑटोमन एम्पायर ने कहा कि किताब नहीं छपेगी, किताब छापना अलाउड नहीं है, किताब प्रेस नहीं अलाउ किया, प्रेस। तो जो बुनियादी जिससे पूरी साइंस उग रही थी ना, वो हमारे फ्यूडल सिस्टम ने क्रैश कर दी। उन्होंने कहा यार आपको ये काम करना ही नहीं है, ठीक है। अब मेरा मदरसा जो है, मुझे फ़िक़ा पढ़ाया जा रहा है, फ़िक़ा पढ़ाया जा रहा है, बंदक पढ़ाया जा रहा है, फ़िलॉसफी पढ़ाया जा रहा है। उसने मुझे कभी ये नहीं पढ़ाया कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिज़िक्स क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। वो सब उसने मेरी साइड से निकाल दिया। और दुनिया ने जो तरक्की की वो उस जगह की, ये वाली साइड ख़त्म हो गई। तो 500 साल का गैप है, 500 ईयर्स का गैप आ गया नॉलेज के अंदर बिटवीन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ द वेस्ट एंड प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ दी। अच्छा, ये गैप इंडिया का भी था। इंडिया आज भी उस 500 साल के गैप के साथ खड़ा है, मगर उन्होंने बहुत तेजी से इन द लास्ट 100 ईयर उस गैप को कवर करने की कोशिश की है। हमारी वो कोशिश नेगेटिव में चली गई, हमने उसको नेगेटिव में लिया कि नहीं, हमने नेगेटिव में जाके लिया गया। आज मुझे बताइए, आज मुझे ये बता दें सिर्फ कि अरबी, फारसी, उर्दू, ये लैंग्वेजेस है ना हमारी, क्या आज का दुनिया का इल्म जो है वो क्या इन ज़बानों में मौजूद है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो जब इस ज़माने में इन चीज़ों का इल्म मौजूद नहीं है तो ये फिर इल्म कैसे फ़रोग पाएगा उस माशरे में जिस माशरे के अंदर ये सब कुछ चीज़ें पड़ी होंगी। ठीक है, आप आखिरी बात आज आपको इस बात पे ख़त्म करता हूँ, मेरी बात को याद रखिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आने वाले दिनों में मैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट करूँगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह इंडिया के माशी मुस्तकबिल के साथ रिलेट है, और दोनों की तरक्की उस वक्त मुमकिन है जब दोनों साथ चले। अलग रह के दोनों तरक्की नहीं कर सकते। सर वो तो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। चले नहीं मैं बताता हूँ उसकी क्यों व्याख्या कह रहा हूँ। इंडिया के पास 85% रिसोर्सेज, 85% क्रूड ऑयल आज भी इंपोर्टेड आ रहा है, और उसको चाहिए क्रूड ऑयल थ्रू पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान से गुजर सकती है। और मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ, मतलब सऊदी अरब से पाइपलाइन चले और आप चाह रहे हैं कि वो इराक से चले, कुवैत, इराक, ईरान, पाकिस्तान। अच्छा, 250 किलोमीटर है, सिर्फ 2500 किलोमीटर है सिर्फ। दुनिया में जो पाइपलाइनें डली हुई हैं, दुनिया का नक्शा उठाएं आप आज, आप जाइएगा इंटरनेट पर और नक्शा खोलें और आप निकालें पाइपलाइन मैपिंग ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके थ्रू पाइपलाइन नहीं गुजर रही। वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें कोई पाइपलाइन नहीं गुजर रही। और जो जिसके इधर डिमांड पड़ी, जिसके इधर सप्लाई पड़ी है, उसके इधर डिमांड पड़ी है। जिसके इधर बड़ी बिगेस्ट सप्लाई है, जिसके इधर बिगेस्ट डिमांड है, और हम दरमियान में बैठे हैं एक गरीब सी झोपड़ी लेकर कि जी हमारी झोपड़ी जो है हमारी अपनी है। ये इधर जो बैठा है ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, वो बिगेस्ट सप्लायर है ऑयल का। इधर बैठा है इंडिया, 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन की आबादी, 6000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी। हम पागल हैं, हम पागल हैं अगर हम इस ट्रांजिट नहीं देंगे तो। और ये ट्रांजिट आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, दुश्मन हो, गैर दुश्मन हो, मगर ये ट्रांजिट आपको अगले 5 साल तो शायद शॉर्ट हो, 5-6 साल में मैं इसको देख रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क इन चीज़ों से, जो हमारे रेगुलर परसेप्शन है, इनसे निकलेगा और हम एक रीजनल पावर बन के निकलेंगे इस पूरे इलाके में। और ये पूरा पैराडाइम जो है आपको चेंज हो रहेगा। और आप मोहम्मद सलमान की आपने बात की है ना, मुझे क्वाइट शायद ये बात कहनी नहीं चाहिए, हो सकता है कि ये बात भी डिस्कस हुई हो। अच्छा, अभी जो आर्मी चीफ साहब आ गए थे,
आपने देखा था वर्ल्ड कप के अंदर किसका लगा हुआ था बैनर? अरामको का। अरामको का बायर कौन है सबसे बड़ा? अरामको का बायर कौन है ऑयल का? इंडिया। इंडिया एंड चाइना। यार देखो ना, चले सर, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, अगर पाइपलाइन जाती है, तिजारत होती है, ये तो अच्छी बात है ना। आप तो दुश्मन करते हो। नहीं सर, दुश्मन खेल रहे हो ना तुम तो। दुश्मन खेलना बंद करोगे जब भी पाइपलाइन जाएगी ना, नहीं तो हमारे मौलवी आके पाइपलाइन उड़ा देंगे जिस दिन मिल जाएगा। देखें पाइपलाइन कब उड़ी है पता है आपको? आपको पता है किस दिन ट्रेड पे पाबंदी ट्रेड पे किस दिन लगी है पता है आपको? नहीं बताइए। पुलवामा में किया था ना हमने, कुछ जाके मार दिया था कुछ, ठीक है, इंडिया ने बंद कर दी ट्रेड। अब सवाल ये है फैसल, क्या हम इसी तरह $1 बिलियन के लिए मारे फिरते रहेंगे? अभी मुझे बड़ी पसंद आई नवाज शरीफ साहब की बात कि $600 बिलियन पे इंडिया बैठा है, हम $1 बिलियन के लिए मारे फिर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अभी भी अकल नहीं आई। सब्बर जैदी जी, जो आप ये बोल रहे हो ना कि इल्म जो है ना वो हमारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं इनमें उपलब्ध नहीं है इंडिया की, और साथ साथ पाकिस्तान की नहीं होंगी, पर इंडिया की सभी भाषाओं में टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बुक्स भी हिंदी में अवेलेबल हैं, कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें जो साइंटिफिक साइंस की बुक्स हैं वो उपलब्ध हैं, जो टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं वो उपलब्ध हैं रीजनल लैंग्वेज में। तो ये तो हो गई पहली बात। अब करते हैं दूसरी बात आप ये कह रहे हो कि पाइपलाइन पाकिस्तान से गुजरेगी, ईरान से होकर कुवैत और सऊदी अरेबिया और इधर से गुजरेगी पाकिस्तान से होकर के। नहीं, पाइपलाइन बनेगी भी और गुजरेगी भी। वो कहाँ से गुजरेगी? वो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया इधर से होकर के और फिर अफगानिस्तान से पीओके होकर गुजरेगी। और पीओके को हम लोग ले ही लेंगे, क्योंकि तुम्हारा तो कोई भरोसा है नहीं कब तुम्हारे मौलवी जो है ना वो वल्लाह हबीबी और चिल्लाते हुए पहुँच जाए। पाइपलाइन काट देंगे, तोड़ देंगे, रोज़ धमकियाँ लगाओगे, तो ये सब तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो पाइपलाइन बनेगी और उसका रास्ता दूसरा होगा, पाकिस्तान को बाईपास करके बनेगी, चाहे फिर वो समंदर के मार्ग से बने, यानी हम लोग जो अरबिक ओशन है उससे लेकर के आए, या फिर हम पीओके से लेकर के आए। पाइपलाइन तो बनेगी, पर उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो इस बात की तकल्लुफ़ आप बिल्कुल ना उठाएं, ठीक है।